गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 11 बज के ठीक 4 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 11 अगस्त 2023। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने फिनिश किया था एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के बारे में। आसिफ, अभय, शाहनूर, अंशु, हेमंत, कुलदीप और ऋतु, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहां पर नजर आए हैं। बाकी लोग कहां पर हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइए और यहां पर मौजूद हो जाइए। अनुरुद्ध, आदर्श भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। साथ में है कृतिका, उदित। क्या अभी आप लोगों के डिवाइसेस में क्लास लाइव नहीं हुई है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए जरा। क्या सभी लोगों के डिवाइसेस में क्लास लाइव है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। मोहिनी, पायल, ज्योति, भगत, दीपेश, रेनू भी यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में है शिवानी। आइए जी, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिवल इंडिया की शुरुआत, मैंने कल भी आपको बताया था, मेडिवल इंडिया की शुरुआत तब मानी जाती है जब भारत पर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जब सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो कि कहां से हुआ? अरब से। और भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी ही कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो कहने का मतलब, जब भारत पर अरबों का आक्रमण होता है तो जैसे ही भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, बस वहीं से शुरुआत मानी जाती है मेडिवल इंडिया की। कहने का मतलब है 712 ईस्वी। लेकिन इस पूरे के पूरे मेडिवल इंडिया के पीरियड में, इस पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के पीरियड में हम बात करेंगे किसके बारे में? मुस्लिम रूल इन इंडिया या भारत में मुस्लिम शासन के बारे में। क्योंकि मेजरली या मेनली हमें मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में पढ़ना ही किसके बारे में होता है? भारत में मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, जिसे हम डिस्कस करेंगे 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। इसकी शुरुआत 712 ईस्वी से होती है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला जो सफल मुस्लिम इन्वेजन, सफल मुस्लिम आक्रमण किया, वो 712 ईस्वी में किया। लेकिन मेडिवल इंडिया को शुरू करने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा इस्लाम के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए और हिंदुस्तान में धन लूटने के लिए, हिंदुस्तान से सोना लूटने के लिए ही हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने थे, हम आकर्षण का केंद्र बने थे। किसके लिए? मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए, चाहे वो अरब के हों, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो ईरानी हो, सबके हिंदुस्तान में आने का उद्देश्य था यहां से धन की लूट करना और यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो मेडिवल इंडिया शुरू करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में? इस्लाम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, इस्लाम की उत्पत्ति, इस्लाम की शुरुआत 7th सेंचुरी में हुई या 7वीं शताब्दी में हुई। इस्लाम का उदय या इस्लाम का राइज माना जाता है 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में। द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के ही द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। क्या है इस्लाम? इस्लाम इज अ रिलीजियन। इस्लाम एक धर्म है जिसे एकेश्वरवाद धर्म माना जाता है, जिसे ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें केवल एक ईश्वर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें केवल एक ही ईश्वर को महत्व दिया जाता है, और उस ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है खुदा। और इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और जो हजरत मोहम्मद है, जो पैगंबर मोहम्मद है, वो धरती पर अल्लाह के
आखिरी मैसेंजर है, आखिरी रसूल है, आखिरी संदेशवाहक है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर आप उसे इमेजिन करने की भी कोशिश करेंगे तो आप उसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। और जिस चीज को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते तो क्या उसकी कोई इमेज बन सकती है? ऑब्वियसली नहीं बन सकती है, स्वाभाविक सी बात है। तो ध्यान रखेंगे, यही कारण है कि अल्लाह की ना तो कोई सूरत है और ना ही कोई मूरत, और यही रीजन है इस्लाम धर्म में स्टैचू वर्शिप इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित माना गया है, पूरी तरीके से बैन किया गया है। और अगर इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, इस्लाम धर्म को फॉलो करने के 5 पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं जिनके अनुसार इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कलमा। सबसे पहला है कलमा, कलमा पर एतबार या कलमा पर विश्वास। अब ये कलमा क्या है? कलमा इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द हैं जिनके अनुसार भाई कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और पैगंबर मोहम्मद धरती पर अल्लाह के आखिरी रसूल है, मैसेंजर है या संदेशवाहक है। जो व्यक्ति बिना सवाल करे इस बात पर विश्वास करता है, एतबार करता है, वही मुसलमान कहलाता है। और वो व्यक्ति जो कलमा पर एतबार नहीं करता वो गैर मुसलमान है, वो काफिर है, वो नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा 5 टाइम्स नमाज, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। जब मस्जिद से अरबी भाषा में एक कॉल होगी जिसे हम क्या कहते हैं, अजान, दिन में 5 बार अजान होती है जब मुसलमान प्रे करता है या नमाज पढ़ता है। इसके अलावा एक सच्चा मुसलमान जीवन में कम से कम 1 बार हज यात्रा करेगा। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वो 1 बार इस्लाम धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान, सबसे बड़े पिलग्रिम्स मक्का और मदीना को विजिट करेगा। वही है इस्लाम धर्म में हज यात्रा। इसके अलावा एक सच्चा मुसलमान हमेशा रमजान के पाक महीने में रोजा रखेगा। रमजान के महीने में ही एक मुस्लिम के द्वारा फास्टिंग की जाती है, रोजा रखा जाता है। और रमजान का जब महीना समाप्त होता है तो हम जानते हैं उसी के बाद मनाई जाती है ईद। और इसके अलावा एक सच्चा मुसलमान हमेशा जीवन में जकात देगा। जकात का मतलब वो 1 साल में जितनी भी कमाई करेगा, 1 साल में उसकी जितनी भी आमदनी होगी, वो जितनी भी कमाई करेगा उसका 2.5% यानी कि 1/40 वो दान करेगा, वो डोनेट करेगा। उसी को क्या कहा जाता है, जकात। लेकिन बाईने हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान किया है। कहने का मतलब उस दान को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। तो बस वही व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के इन 5 पिलर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वही कहलाता है मुस्लिम, वही कहलाता है मुसलमान। और जो व्यक्ति कलमा पर एतबार ही नहीं करता वो व्यक्ति कहलाता है नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान या काफिर। बहुत ही बढ़िया सर, आप इस बैच में प्रीवियस ईयर 20 ही
क्वेश्चंस करवा रहे हो। बेटे मैंने इस बैच में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। कहां हो आप, किस दुनिया में खोए हुए हो? वाणी, इस बैच में अभी तक मैंने, खुद बताइए कौन सा क्वेश्चन करवाया मैंने? आपने कहा कि आप क्वेश्चंस करवा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन करवाया बेटे मैंने? जरा एक क्वेश्चन बताइए। अगर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि एसएससी के एग्जाम्स में यही सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। आपने यहां पर 2 मिनट में लिख दिया कि आप तो 2018 से 2023 के क्वेश्चंस करवा रहे हो। बेटे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं तो आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन आपके अपने आप हो रहे हैं जब आप जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जाकर कर रहे हो और वो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी नाकामी है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपके क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन बनने लगे है ना, तो आपने इस बात का कंक्लूजन क्या निकाला कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूं। और अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे होते तो फिर आप, है ना, फिर आप कमेंट कर रहे होते कि आपके करवाए हुए कंटेंट से तो क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, है ना, आप मुझे खुद बताइए एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। हमें ब्लेम करना बेटे बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस जाकर अटेम्प्ट करोगे, तब कहीं जाकर आपको यकीन होगा कि हाँ जो आप पढ़ रहे थे वो सही था। लेकिन तब तक तो मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता। हाँ जी, तो हम 7th सेंचुरी में शुरू हुआ इस्लाम धर्म। मैंने कहा इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही शहर मक्का में हुआ था। वहीं पर 610 ईस्वी में इनका एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई एक गुफा में, जो हीरा नामक गुफा कहलाती थी, जो हीरा केव कहलाती थी। एक्चुअली पैगंबर मोहम्मद साहब लंबे समय तक उसी हीरा नामक गुफा में ध्यान मग्न रहा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। एक बार उसी हीरा नामक गुफा से बाहर निकले और इन्होंने लोगों को अल्लाह का संदेश दिया और कहा कि अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते जिब्राइल को मेरे पास भेजा, जिसने मुझे अल्लाह का संदेश सुनाया है और कहा है कि आप धरती पर अल्लाह के रसूल हैं, मैसेंजर हैं, और मुझे पवित्र पुस्तक दी है जो क्या कहलाती है, आप जानते हैं इस्लाम धर्म में पवित्र पुस्तक कहलाती है कुरान। जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बात पर बिलीव किया, विश्वास किया, एतबार किया, वही बन गए इनके फॉलोअर्स, वही कहलाए मुसलमान। इसका मतलब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7th सेंचुरी में हुई, 7वीं शताब्दी में हुई। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, धीरे धीरे हजरत मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लेकिन इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनसिक्योरिटी बन गई उन लोगों के लिए, उन समुदायों के लिए जो वहां पर पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में हमेशा के लिए मक्का छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर हमेशा के लिए मदीना चले गए। सऊदी अरब का ही एक और शहर, ये चले गए मदीना। मक्का से मदीना जाने की जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, इसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है हिजारत।
इसे इस्लाम धर्म में हिजारत कहा गया। मक्का से मदीना जाने की जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, उसे इस्लाम धर्म में कहा गया हिजारत। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस साल पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, उसी साल शुरू हुआ इस्लामिक कैलेंडर, जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। 622 ईस्वी में ही शुरू हुआ हिजरी संवत। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद ये हमेशा मदीना में रहे और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई थी? मदीना में हुई थी। इसीलिए इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े तीर्थ स्थान, दो सबसे बड़े पिलग्रिम्स माने जाते हैं मक्का और मदीना, क्योंकि मक्का जन्म स्थान माना जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब का, और जो मदीना है वो स्थान माना जाता है जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, और जिस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब का मकबरा है या कब्र है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इनका सक्सेसर कौन बनेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के सबसे पहले शिष्य थे इन्हीं के दामाद, जिनका नाम था अली, और वही अली इनके उत्तराधिकारी या सबसे पहले सक्सेसर बनने के सबसे बड़े दावेदार भी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावेदार थे इनके दामाद या सबसे पहले शिष्य अली, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब का सबसे पहला सक्सेसर, सबसे पहला उत्तराधिकारी बना दिया गया उनके एक और अनुयायी को, जिनका नाम था अबू बकर। अबू बकर के बाद दूसरे सक्सेसर बने उमर, तीसरे उस्मान, और चौथी बार या चौथे नंबर पर बने अली। आपसे पूछेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के सक्सेसर्स को, उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था? खलीफ या खलीफा। ये इस्लाम जगत के सबसे बड़े धर्मगुरु हुआ करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को, सक्सेसर्स को ही इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? खलीफा कहा गया है। कहने का मतलब इस्लाम धर्म के सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर, दूसरे खलीफा बने उमर, तीसरे खलीफा बने उस्मान, और फिर चौथे नंबर पर खलीफा बने अली। और जब चौथे नंबर पर खलीफा बने अली, तो इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ, और वो विवाद ये था, लगभग 80 से 85% मुसलमानों ने ऐसा माना और ऐसा कहा कि इस्लाम जगत के सबसे पहले खलीफा अबू बकर हैं, तो हम पहला खलीफा अबू बकर को ही मानेंगे। लेकिन कुल मुसलमानों में से 15 से 20% मुसलमान ऐसे थे जो अली के डाई हार्ट फॉलोअर्स थे, जिनका यह मानना था कि भाई अली पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले शिष्य थे और उनके दामाद भी, इसीलिए पहला खलीफा ही किसे होना चाहिए? अली को। तो इन लोगों का ऐसा मानना था कि हम अली को ही सबसे पहला खलीफा मानेंगे। इसी बात को लेकर एक विवाद हुआ। और ध्यान रखेंगे, इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अली को सबसे पहला खलीफा माना, वो कहलाए शिया मुस्लिम्स, और जिन 80 से 85% मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर को ही सबसे पहला खलीफा माना, वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। शिया और सुन्नी में विभाजित हुआ इस्लाम। लेकिन आगे चलकर शिया और सुन्नियों के बीच मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए शिया और सुन्नी, और दोनों के बीच के मतभेदों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ही 9th सेंचुरी में एक और कम्युनिटी का उदय हुआ, जो कम्युनिटी कहलाती थी सूफी। सूफी वो लोग हुआ करते थे जो केवल अल्लाह में बिलीव किया करते थे, जो केवल अल्लाह में विश्वास किया करते थे, और जिनका ऐसा मानना था कि अल्लाह हमारा महबूब है और अल्लाह से मोहब्बत करना ही उसकी इबादत करना है, और उसकी इबादत करने का सबसे सही तरीका है सूफी म्यूजिक, सूफी संगीत। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम का ही भक्ति रूप, इस्लाम का भक्ति रूप ही आप कह सकते हैं क्या कहलाया? सूफिज्म कहलाया या सूफी मत कहलाया।
इसके बाद कहने का मतलब हमें अरब से, सऊदी अरब से 3 कम्युनिटीज मिली, शिया, सुन्नी और सूफी। इसके बाद सऊदी अरब से ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुस्लिम रूलर्स को भेजा गया इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। और हमारे देश पर सबसे पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, वो कहलाता है अरेबियन इन्वेजन, वो कहलाता है अरबों का आक्रमण। तो हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया या भारत में अरबों का आक्रमण जो हुआ था 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला सफल मुसलमान, सबसे पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर माना जाता है, अरब से आया, मोहम्मद बिन कासिम। तो हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक का पीरियड रहा मोहम्मद बिन कासिम का। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेडर, सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक हम बात करेंगे और बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अरे वाह, कमेंट ऑफ द डे। अश्वनी कह रहे हैं, अबे यार कैसा पढ़ाते हो आप, कहीं पढ़ाया वढ़ाया है कभी? सब लिख के छाप दिए हो, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मुझे लगता है आप कंपटीशन की दुनिया में बस अभी अभी पैदा हुए हैं, कल परसों। बेटे अश्वनी, सबसे पहले ये बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? क्या आपकी ग्रेजुएशन हो गई है? आपका टारगेट क्या है? किस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपने इस बैच में एनरोल किया है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। अगर, है ना, अगर आपका मूड हो जवाब देने का तो। हाँ जी, तो भारत पर सबसे पहला सफल, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, आप रिप्लाई कीजिए, इतने में बाकी लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। भारत पर होने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ध्यान रखेंगे, 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में अरब का एक शासक हुआ करता था, अरब का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। इसी अल हज्जाज का आर्मी चीफ या सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया था, इसने बेसिकली सिंध पर अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का ही सेनापति हुआ करता था, आर्मी चीफ हुआ करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आया था उस समय सिंध में एक हिंदू राजा रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर। सिंध में एक वंश चला करता था जो कहलाता था ब्राह्मण डायनेस्टी, जो कहलाता था ब्राह्मण वंश। उसी ब्राह्मण वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर। और वहीं पर सिंध के ही समीप देबल बंदरगाह हुआ करता था, और उसी देबल बंदरगाह से जो अरेबियंस हुआ करते थे, जो अरब के लोग हुआ करते थे, सर हमें कुछ समझ नहीं आता हिस्ट्री में। ओके, अगर आपको हिस्ट्री में समझ नहीं आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। बहुत बढ़िया, आपका काफी नाम सुना है तो कोर्स लिया है। अच्छा, आपका एहसान मेरे भाई, आपने कोर्स लिया।
मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूं। अच्छा, अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, उपलब्धि है ये तो आपकी। उस कमेंट के लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूं मेरे भाई। फिर वही बात, फिर वही बात। आपके कमेंट से ही पता चल जाता है कि आप पढ़ने के कितने इच्छुक हैं। अगर आपको हिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे एक बात बताइए, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। अगर आपको पता नहीं है मेरे भाई तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दिसंबर 2018 को करियरविल पैदा हुआ था, ठीक है। और दिसंबर 2018 में जब करियरविल पे सबसे पहला बैच बना था, मैं तब से करियरविल पर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। कहने का मतलब है अब दिसंबर में 5 साल हो जाएंगे। और आपने कहा कि मेरा काफी नाम सुना है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार क्या पढ़ा रहे हो, आपने कहीं पे पढ़ाया वढ़ाया है या नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर आपने मेरा नाम कहां से सुना? सपने में आया था या आज तक पे अंजना ओम कश्यप के मुंह से आपने मेरा नाम सुना? ये बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने कहीं पढ़ाया वढ़ाया भी है या नहीं। मेरे भाई, यहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मैं आपको साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है। हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये जो एसएससी की जीएस का सेगमेंट दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, चाहे वो एसएससी की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, हर महीने के आपको 1 तारीख को बैच शुरू करना है और स्लाइड से पढ़ाना है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूं। करियरविल पर मुझे 5 साल होने वाले हैं पढ़ाते हुए, मैंने कभी स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। आप तो अभी पैदा हुए हो, जो आपसे पहले सिलेक्शन लेकर अधिकारी बन चुके हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं कि बैच को 1 तारीख को शुरू कीजिए, एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा क्लास मत लीजिए, ठीक है। 24 क्लास में हिस्ट्री को फिनिश कीजिए, यानी कि 24 घंटे में, और 20 क्लास में पॉलिटी को फिनिश कीजिए। कहने का मतलब 1 तारीख को अगर बैच शुरू होता है तो आप 30 या 31 तारीख तक बैच को फिनिश कर दीजिए, ठीक है। और वो मेरी मूर्खता है ना, कि मैं चाहता हूं कि मैं सारी की सारी चीजें आपको कवर करा दूं, इसीलिए मैं यहां पर जल्दी जल्दी चीजें कवर करवा देता हूं। मैंने आपको डिटेल्स या डिटेल्ड नोट्स भी अपलोड करवा कर रखे हैं, ठीक है। सर इसको देखकर समझ नहीं आता, नोट्स कैसे बनाऊं? तो मेरे भाई, ठीक है, हिस्ट्री स्पेशल बैच में जाइए, ठीक है। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली हिस्ट्री स्पेशल की क्लास होती है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाऊं, नोट्स बनाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि बैच ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स बनाइए, मेरे बने बनाए ना नोट्स, मेरे भाई, मेरे बने बनाए नोट्स ये देखो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिलते हैं। आप कह रहे हो ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं नोट्स कैसे बनाऊं, ये देखो मेरी क्लास के जो नोट्स है ना, वो ऑलरेडी किताब के फॉर्म में ना, वो ऑलरेडी बुक है मेरी, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर ये दोनों की दोनों किताबें मैं आपको तोहफे में भी दे दूंगा ना, तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने से सिलेक्शन होता है तो आप भूल जाइए। लेकिन फिर भी अगर आत्मा तृप्त नहीं होती है, फिर भी नोट्स खुद अपने हाथों से बनाने हैं, तो मेरे भाई एक बात तो बताइए, किस बात का लालच? सिर्फ इस बात का लालच कि यहां पर 199 फीस है और वहां पे 799, सिर्फ इस बात का लालच? खुद बताइए। लेकिन ठीक है ना, इस तरीके के कमेंट्स करके, ठीक है, आप हमारी बेइज्जती करते हैं, पता है। आप हमारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। जब से करियरविल पैदा हुआ है ना, तब से मैं करियरविल पे जीएस संभाल रहा हूं, तब से।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है तो मेरे भाई ऐसा ही सही, हम तो केवल हाथ जोड़ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, इतने महान तो हम भी नहीं है, भगवान तो मैं भी नहीं हूं भाई। मैंने तुम्हें बता दिया पहले दिन से। और जब इस बैच की डेमो क्लासेस चली थी स्टार्टिंग में, तो क्या पहली क्लास से मैं स्लाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? क्या मुझे ये बताइए, क्या पहली क्लास से मैंने स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करा? और अगर मैंने करा स्लाइड का इस्तेमाल, तो मैंने कहकर करा ना। और अगर मैंने कह के करा तो मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आपके साथ जबरदस्ती की थी आकर कि आप मेरा बैच परचेज कीजिए? खुद बताइए। जब स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल में, है ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मुझे आज भी याद है, ठीक है, मुझे आज भी याद है, जब आज से 20 साल पहले मैं 11वीं क्लास में था, या आज से 20 साल पहले 2003 की अगर मैं बात करूं तो मैं 9th 10th क्लास में था, 20 साल पहले। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, 2003 में मैं 10वीं क्लास में था मेरे भाई, 2004 में मैंने 10वीं की थी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जीवन का कटु सत्य, आज से 20 साल पहले भी जब मैं एक सब्जेक्ट का 1 महीने का ट्यूशन पढ़ता था ना, तो उस टाइम 500 रुपए फीस होती थी, आज से 20 साल पहले। कहने का मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगवाई हुई थी, तो मैथ्स पढ़ने के लिए मुझे 1 महीने में या हर महीने 500 रुपए देने पड़ते थे। ये मेरी मैथ्स की फीस थी, आज से 20 साल पहले। और आप देखिए 20 साल के बाद वर्ष 2023 में पूरी की पूरी हिस्ट्री को कवर करने के लिए, जो कि एसएससी के लिए रेलेवेंट है। आज तक आपने कभी एसएससी का कोई सवाल लगाकर देखा नहीं होगा एक्चुअली, इसलिए आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मुझसे। लेकिन 20 साल के बाद पूरी की पूरी हिस्ट्री को 1 महीने में कवर कराने के लिए, ठीक है, फीस रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए, जिसमें 1 महीने तक आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद और 5 महीने उसकी वैलिडिटी आपके पास बनी रहेगी। और साथ में टेस्ट इंक ऐप पर आप जाकर फ्री में टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें 199 रुपए में फॉर 6 मंथ्स। लेकिन स्टिल आप लोगों को पता है क्या लगता है, कि हम लुटेरे हैं और हमने आपकी सारी की सारी संपत्ति का गबन कर लिया और आपको लूट लिया। सोच के देखना एक बार मेरे भाई। ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया ना तुमने, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार ही सोच के देखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, और किस बिहाफ पर बोल रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है, आप लोगों को ना, आप लोगों को ये स्लाइड्स, है ना, आप लोगों को अब यूट्यूब की आदत पड़ चुकी है। अब आप लोग टीचर्स से नहीं, यूट्यूबर्स से पढ़ना चाहते हैं। टीचर्स का जमाना जा चुका है, यूट्यूबर्स का जमाना आ चुका है, ये तो फैक्ट है ना। अब आप लोगों को चाहिए यूट्यूबर्स, जो यहां पर 1 घंटे आपको पढ़ाए, पूरे दिन 2-3 व्लॉग्स भी बनाए, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, उसकी वीडियो बना बना कर डालें। इंस्टाग्राम पर पूरे दिन 10-50 रील डालें, ठीक है ना, बस चकाचौंध में, ग्लैमर में बने रहे। आप लोगों को ऐसे लोग चाहिए पढ़ने के लिए, आप ऐसे लोगों से पढ़ना चाहते हैं। समय बदल गया है एक्चुअली, अब स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत नहीं है। आजकल के तो स्टूडेंट चाहते हैं कि 1 मिनट की रील देखकर ही उनका एक टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन मेरे भाई, ठीक है, मैं रोज एक ही बात बोलता हूं इस बैच में आके, ठीक है ना, अगर आपको स्लाइड और इस तरीके से पढ़ने में प्रॉब्लम है और समझ नहीं आता है, तो मेरे भाई आप हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच में जाइए ना। आपको फीस देनी है 199 और बनना है आईएएस ऑफिसर। प्रॉब्लम ये है सारी की सारी, सीरियसली बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है।
मेरी मजबूरी है। हिस्ट्री स्पेशल में ना हिस्ट्री 5 महीने में खत्म होती है। हिस्ट्री स्पेशल में 5 महीने में हिस्ट्री खत्म होती है। यहां पर मेरी मजबूरी है मेरे भाई कि मुझे वो 1 महीने में कंप्लीट करानी है। सीरियसली। लेकिन 1 महीने में भी जो करवाऊंगा ना एग्जाम में वहीं से आएगा, इस बात की गारंटी है। अभी अभी एक पापा की परी मुझे बोल रही थी ना कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हो, क्योंकि इसने क्वेश्चन लगा के देखे होंगे और वो हो गए होंगे। तो अगर मेरे पढ़ाने से क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। मतलब सोचने वाली बात है, लानत करने वाली बात है कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन आपको तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक खुद जाकर एग्जाम नहीं देंगे। जिस दिन देंगे ना उस दिन बात समझ में आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी वजह से आपका जो करोड़ों का नुकसान हुआ उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, मुझे दुख हुआ ये सुन के, बेहद दुख हुआ। बट कोई बात नहीं, जो अपना काम है वो हम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मैंने आपसे कहा भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम माना जाता है। जब इसने भारत पर आक्रमण किया था ये अरब से आया था, ये अरब से आया था और अरब का ही शासक उस समय अल हजाज हुआ करता था, ये उसी का सेनापति हुआ करता था। जब ये हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आया था इसकी उम्र मात्र 16-17 वर्ष थी। मैंने आपको बताया उस समय भारत में सिंध में ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश चल रहा था, जहां पर शासन कर रहा था दाहिर। वहीं पर एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे देबल बंदरगाह कहा जाता था। अरेबियंस के पानी के जहाज और शिप्स देबल बंदरगाह से होकर गुजरा करते थे। वहां से अरेबियंस व्यापार किया करते थे या ट्रेड किया करते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक बार जब अरेबियंस के व्यापारिक पानी के जहाज देबल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो दाहिर के सैनिकों ने ही देबल बंदरगाह पर अटैक करके उनके व्यापारिक पानी के जहाजों पर अधिकार कर लिया, लूटपाट कर ली, जिससे बेहद आर्थिक नुकसान हुआ किसका? अल हजाज का। इसीलिए अल हजाज ने इस आर्थिक नुकसान का भरपाई करने के लिए या इसकी भरपाई करने के लिए मोहम्मद बिन या दाहिर के पास संदेश भिजवाया और दाहिर से कहा कि आपकी इस लूट की वजह से हमारा जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई कीजिए। दाहिर ने उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया तो अल हजाज ने ही अपने 16 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा, सिंध पर आक्रमण करने के लिए। किस पर? दाहिर पर। मोहम्मद बिन कासिम में लिख लीजिएगा, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम who invaded India। लिखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुसलमान था। He was first Muslim who invaded India। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे he attacked सिंध। इसने सिंध पर आक्रमण करके he attacked सिंध and defeated a Hindu ruler named दाहिर। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। He attacked Sindh and defeated a Hindu ruler named दाहिर। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। जब इसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया तो इसने सिंध पर अधिकार कर लिया और इसने सिंध के लोगों से कहा, सिंध के वासियों से कहा
कि अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की थी, लेकिन अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर अडॉप्ट इस्लाम, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, और अगर आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक टैक्स देना होगा, एक कर देना होगा अपनी सुरक्षा के लिए, जो कहलाता है क्या? जजिया। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाइड जजिया इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जजिया वसूल करने का काम ही किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला ही एक कर, गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला ही कर कहलाता था जजिया। जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर ही कहलाता था जजिया। और ध्यान रखेंगे, जो हर गैर मुसलमान को देना होता था अपनी आय का 1/2 से लेकर 2/3 तक। तो मोहम्मद बिन कासिम के ही द्वारा भारत में सबसे पहले जजिया लगाया गया था, जो कि एक टैक्स हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, जजिया वसूल नहीं किया जाता था ब्राह्मणों से, विधवाओं से और विकलांगों से। ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छूट दी गई थी, उनसे जजिया वसूल नहीं किया जाता था। इसके अलावा लिखेंगे ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स, इसके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स, इसके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए, जिन्हें दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के कहा जाता था। ये कहलाते थे दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के। मुसलमानों में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने का काम मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्सेज इन इंडिया, यही भारत में सबसे पहले लेकर आया था अरबी घोड़े। यही भारत में सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेज या अरबी घोड़े लेकर आया। इसके अलावा ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री इन इंडिया। इसी ने भारत में सबसे पहले खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अरेबियन से ही भारत में अपने साथ लेकर आए एक अरबी शब्द जो कहलाता था मॉनसून या मानसून। इसके अलावा अरबों ने, ऐसा कहा जाता है कि अरेबियंस ने ही वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस या मानचित्रावली बनाने का कार्य किया था। वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस या मानचित्रावली अरेबियंस के ही द्वारा बनाई गई थी, और इन्होंने भारत की 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। सबसे पहली पुस्तक चरक संहिता
सबसे पहली पुस्तक जो कहलाती है चरक संहिता और दूसरी पुस्तक पंचतंत्र। सबसे पहली पुस्तक चरक संहिता और दूसरी पुस्तक पंचतंत्र। हम सब जानते हैं चरक संहिता को लिखा था चरक ने और पंचतंत्र को गुप्त काल में लिखा था विष्णु शर्मा ने। इन दोनों पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद भी अरेबियंस के द्वारा ही करवाया गया। और ध्यान रखेंगे पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कालिला व दिमना के नाम से किया गया था। अरबी पंचतंत्र कहलाती है कालिला व दिमना। 712 ईस्वी में जब सिंध पर अटैक किया आकर मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसने दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। दाहिर की ही दो बेटियां हुआ करती थी, सूर्य देवी और परमल देवी। दोनों को अगवा करके उसने अल हजाज के पास भेज दिया। अल हजाज के दो बेटे थे, उनसे विवाह करने के लिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दाहिर की उन दोनों बेटियों ने अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काया और कहा कि हमारी असमत और हमारी आबरू इज्जत पहले ही अल हजाज लूट चुका है। इस बात से बेहद नाराज हुआ अल हजाज, इसीलिए अल हजाज ने भारत संदेश भिजवाया और मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। ऐसा कहते हैं कि मात्र 2 साल सिंध में बिताने के बाद 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रिटर्न्ड टू अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरब वापस लौट गया और जब ये अरब वापस लौटा तो ऐसी जानकारी मिलती है हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये सारी की सारी जो जानकारी हमें मिल रही है, इसका सोर्स है, इसका स्रोत है एक पुस्तक जो कहलाती है चचनामा। और ध्यान रखेंगे चचनामा पुस्तक से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां से वापस लौटा तो अल हजाज के द्वारा उसे मृत्यु दंड दे दिया गया, उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई। वैसे तो चचनामा का राइटर माना जाता है अल कूफी। तो चचनामा ही वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें भारत पर होने वाले सबसे पहले अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी देती है, या सबसे पहले अरेबियन इन्वेजन के बारे में बताती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार बताने की कृपा करें, एहसान होगा आपका बहुत बहुत। प्लीज मुझे एक बार बताइए, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है या किसी को कोई डाउट है अभी भी? ये भारत पर होने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन था। इसके बाद भारत पर 2 तुर्क आक्रमण हुए, 2 टर्किश इन्वेजन हुए। तो तुर्क आक्रमणों में हम सबसे पहले महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन आज के लिए रहने देते हैं। कल आपकी क्लास रहेगी, कल शनिवार है, लेकिन कल आपकी क्लास होगी और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपकी 2 घंटे की क्लास रखी जाए। तो आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।